आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। और ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा जो क्लास 11th में जिनका वेक्टर का टॉपिक छूट गया है या किन्हीं कारणों से वो नहीं पढ़ पाए हैं और अब वे 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो 12th फिजिक्स में आपका वेक्टर का बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला है जो यूज होने वाला है। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में ओनली फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे वेक्टर का। ऐसे तो वेक्टर का टॉपिक अपने आप में थोड़ा लंबा है और अगर आप क्लासरूम में बैठ के पढ़े हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ये उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है जो मतलब जो है पढ़े नहीं है ठीक से या उनका टॉपिक छूट गया है वेक्टर का और अब वे 12th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग मेनली इस वीडियो में फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका अपना चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। तो देखो यहां हम कुछ फॉर्मूला आपको बता रहे हैं और इसे आप अच्छे से ध्यान में रखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 12th फिजिक्स में। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप लोग जान रहे होंगे फिजिकल क्वांटिटी का जो क्लासिफिकेशन हुआ पहले मेजरमेंट में 11th में आप लोग पढ़े होंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो कि है हमारा बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी एंड आफ्टर दैट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। बट इसके बाद जब हम लोग उसमें काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते थे किए थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो आपने पढ़ा है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर है और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, है ना, उसको फुली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो, वो हमारा स्केलर है। तो चलो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम, सिर्फ हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर भी पढ़े होंगे, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, इसके बाद जो है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, या आप पढ़े होंगे यूनिट वेक्टर। तो बहुत सारा आपने टर्म्स भी देखा होगा वहां पर, पोजीशन वेक्टर। तो अभी हम लोग फिलहाल ये सब का बात नहीं करने वाले हैं, है ना। हम लोग सिंपल चीज रखने वाले हैं, सिर्फ फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे जो आपको 12th फिजिक्स में काम आएगा। सबसे पहले देखो वेक्टर में हम लोग 3 इसका जो है ना ऑपरेशनल टर्म को हम लोग देखते हैं, जो कि फर्स्ट ऑपरेशनल टर्म है हमारा एडिशन। क्या है फर्स्ट ऑपरेशनल टर्म? एडिशन। अगर मान लो हमारे पास 2 वेक्टर है, एक ए है और एक बी है और उसका रिजल्टेंट क्या है? आर। और हम लोग एडिशन के लिए हम ऐसा लिखते हैं दैट इज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। दैट मीन्स ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग ए और बी को जोड़ रहे हैं जिससे रिजल्ट क्या मिल रहा है? आर, ठीक है ना। तो वेक्टर में आप 3 टर्म्स देखते हैं। पहला टर्म्स बताओ, याद होगा आप लोगों को, पहला टर्म्स है हमारा किसका? रिप्रेजेंटेशन का। किसका टर्म है पहला? रिप्रेजेंटेशन का। दूसरा इसका हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड का टर्म। तो आप देखिए मॉड ऑफ आर आपने पढ़ा होगा, मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और आपको मालूम होगा ये थीटा क्या है? एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का ये क्या हमारा? एंगल है। एंड दिस इज कॉल्ड द नंबर 2 मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का। ओके, अगर हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन का बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे फॉर डायरेक्शन we have to use tan alpha and tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos थीटा। a प्लस बी cos थीटा, ये आपका डायरेक्शन का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें आप अगर 11th में यहाँ पढ़े हैं ऑफलाइन क्लास में तो आपको इसमें बहुत सारा एनालिसिस करने को मिला होगा, बहुत सारे टर्म्स मिले होंगे। बेसिकली एडिशन का लॉ भी हम वहां पर पढ़े थे जिसमें हम लोग जो है 3 लॉ देखे थे। कौन कौन सा लॉ था याद कीजिए आप लोग। पहला हम लोग ने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ, दूसरा क्या था? पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा क्या था हमारा? पॉलीगॉन लॉ। एंड द बेस लॉ इज द
ट्रायंगल लॉ, वो चाहे आप पैरेललोग्राम पढ़ें या पॉलीगॉन पढ़ें, ट्रायंगल का ही बेस लॉ लगता है। तो यहां पर आप लोग को सिर्फ सिंपल इतना बात याद रखना है कि दो वेक्टर है, एक ए और एक बी, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो हमारा एडिशन का फॉर्मूला ये होता है। बस आप इतना ध्यान रखिए, और डायरेक्शन का फॉर्मूला ये हो जाता है, दैट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आप 11th में पढ़े हैं तो वहां पर हम लोग देखे होंगे इसका एनालिसिस, तीन एंगल का वैल्यू पुट करके, दैट इज ए नंबर में हमने देखा था वहां पर इफ थीटा इज 0 डिग्री, बी नंबर इफ थीटा इज क्या होगा 90 डिग्री, एंड सी नंबर इफ थीटा इज 180 डिग्री। तो कम से कम ये तीन एंगल का वैल्यू रख करके हम लोग एनालिसिस किए थे। आप चाहे तो इसको अभी भी अपने से कर सकते हैं। ओके, तो ये तो है एडिशन का फॉर्मूला, और बहुत सारा प्रॉपर्टीज था, वो सब नहीं देखना है, ओनली फॉर्मूला देखिए जो आपको काम में आने वाला है। ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं अभी जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वेक्टर का डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है, हर एक टॉपिक में, इसमें जो भी जितने टॉपिक हैं, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको वो वीडियो हम लोग प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सबट्रैक्शन। देखो सबट्रैक्शन, अब सबट्रैक्शन जो है वो हमारा किसके तरह है, एडिशन के ही तरह सेम टू सेम है। इसमें क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेशन आर इज इक्वल टू जैसे a माइनस बी है। इसका मतलब है हम लोगों ने वेक्टर को क्या कर रहे हैं, हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें तो मॉड ऑफ आर, आपको याद होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म इसमें चलता है, इसमें भी वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए यूज करते हैं। एंड थर्ड नंबर डायरेक्शन का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, दैट इज बी साइन थीटा डिवाइड बाय वेक्टर ए माइनस बी कॉस थीटा। बस आपको ध्यान रखना, यहां माइनस हो गया और यहां माइनस हो गया तो सेम एज एडिशन, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग लिखते भी हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज अ वन टाइप ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। आप लोग पढ़े होंगे सबट्रैक्शन जो है वो भी एक प्रकार का एडिशन ही है, जिसमें हम लोग एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर के अपोजिट वेक्टर को क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन। देखो ध्यान दो, और उससे पहले हम एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बता रहे हैं आप लोगों को, या चलो पहले मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। ये थर्ड नंबर है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ टर्म हम बता रहे हैं, कुछ की पॉइंट बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिए। जैसे फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर में अगर मान लो हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको किससे, वेक्टर को स्केलर से, तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी मिलेगा, ये रिजल्ट हमारा वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे हमारा मास है ना, और मास को अगर हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास कौन सा क्वांटिटी है आपको मालूम होगा, स्केलर, और एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। जितना भी बेसिक क्वांटिटी है ना, बेसिक और फंडामेंटल सभी स्केलर है, सातों का सातों स्केलर है, और एक्सेलरेशन वेक्टर है। और इससे हमारा रिजल्ट क्या मिलता है, फोर्स, और फोर्स भी क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एग्जांपल समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप सिंपल है वेक्टर को स्केलर से गुना करो तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। लेकिन आप यहां पर देखेंगे पॉइंट नंबर 2, अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर अब दो पॉसिबिलिटी है। कितना पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। पहला नंबर हो सकता है रिजल्ट स्केलर हो जाए, ठीक है ना, जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रोडक्ट के नाम से, डॉट प्रोडक्ट के नाम से। और हो सकता है रिजल्ट हमारा क्या हो जाए, वेक्टर हो जाए। क्या हो जाए रिजल्ट हमारा, वेक्टर। और इसे हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से। कौन से प्रोडक्ट के नाम से, क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है ना। अब आप देखिए, आपको याद रख लेना है बस डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। जैसे सपोज करो कि हम यहां पर लिख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट,
ठीक है, तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में होना चाहिए और आप यहां भी देख रहे हैं, आपको याद रखना है डॉट प्रोडक्ट से ऑलवेज कैसा रिजल्टेंट होता है, स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट से ऑलवेज कैसा रिजल्टेंट होता है, वेक्टर। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। तो आप देखिए डॉट प्रोडक्ट, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और दोनों का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं कैसा, डॉट, तो दैट इज ए डॉट बी। क्या पढ़ेंगे इसको, ए डॉट बी। अब इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है लेकिन हम लोग को सिर्फ मेन फॉर्मूला जान लेना है, डीप नहीं जाना है अभी। ए डॉट बी, आप याद रखिए डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। देयरफॉर ए डॉट बी दैट इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कौन सा थीटा, कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट है ना, कॉस थीटा लेंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बी, और ये रहा कॉस थीटा। और ये जो है ये हमारा जो रिजल्ट मिला है ना ए बी कॉस थीटा, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि फिक्स है यहां पर डॉट प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी ही होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। जैसे आप लोग को इसका रियल एग्जांपल भी मालूम होगा ना, जैसे मान लो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या मिलता है हमको रिजल्ट, वर्क। और वर्क कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। वर्क कौन सा क्वांटिटी हमारा, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए अब हम लोग आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर, ठीक है ना। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में याद रहेगा कौन सा थीटा, कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट लिख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा बी है और इसका हम लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और क्या रहेगा, साइन थीटा। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना उसे मॉड लगा करके दिखाते हैं हम लोग, और आप लोग जान रहे होंगे मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉड ऑफ ए दैट इज ए, मॉड ऑफ बी क्या, बी, और ये रहा साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा, और इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा जिसे हम मान लो यूनिट वेक्टर से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसमें आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो, ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है वहां पर, इनवर्ड एंड ऑल्सो नॉर्मल टू दी सरफेस, ठीक है ना। ये पॉइंट्स हो जाता है हमारा। अब इसमें भी बहुत सारा पॉइंट है, एनालिसिस है, उतना नहीं जानना है। सिर्फ आप लोग ये चीज ध्यान रखिए डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। ओके, बस इतना ही काम का चीज है आपके लिए। 12th क्लास में ये सब पॉइंट्स काम आएगा, ठीक है ना। जैसे दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का डॉट लेंगे तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, और दोनों का क्रॉस लेंगे तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। क्लियर है। अब आप एक पॉइंट और याद रखिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D, ठीक है ना, और यानी 2 डायमेंशन में वेक्टर को बांटना, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन होगा। बेसिकली हम लोग जो यहां पर किसी वेक्टर को जो रिजोल्यूट करेंगे, बांटेंगे, ठीक है ना, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी है। और जो बटा हुआ वेक्टर मिलता है उसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ध्यान देंगे यहां पर, जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा मान लो वाई एक्सिस है। ये बड़ा काम का पॉइंट है, हमेशा यूज होते रहता है। ये एक्स है, ये वाई है और ये ओरिजिन है। और मान लो इसमें हमारे पास कोई एक वेक्टर है, सपोज कर लेते हैं ये एक वेक्टर आर है। क्लियर है ना। तो आप देखेंगे ये वेक्टर आर सपोज कर लेते हैं एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, थीटा। और आपको मालूम होगा एक्स पर यूनिट वेक्टर आई होता है, y पर यूनिट वेक्टर हम लोग j लेते हैं और z पर क्या लेते हैं, k। रिस्पेक्टिवली x डैश पर माइनस आई, y डैश पर क्या हो जाता है हमारा माइनस j, और z डैश पर क्या होता है माइनस k। तो चलो देखते हैं हम लोग यहां पर।
अब ये जो r है ना, ये कुछ ना कुछ x का वैल्यू से भी बना होगा और कुछ ना कुछ y का भी वैल्यू से बना होगा। तो सपोज कर लेते हैं r का ये x वाला ही वैल्यू दिखाएगा ना। r का ये x वाला कंपोनेंट है क्या, rxi, यूनिट वेक्टर x पर i है, और r का ये y वाला कंपोनेंट है और इसे हम सपोज कर लेते हैं क्या है, ये हमारा ryj। अब ध्यान देना, ये rxi है तो ये भी क्या है हमारा rxi, ठीक है ना, और ये ryj है। तो ये एरो सिंबल वेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पर्टिकुलर वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं तो आपको एरो सिंबल को फॉलो करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ryj। अब सवाल ये उठता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये rxi का कितना वैल्यू होगा और ये ryj का कितना वैल्यू होगा। तो आप देखिए ये जो rxi और ryj है, ठीक है ना, हियर rxi एंड ryj आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। ये rxi और ryj ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ क्या है, वेक्टर r, है ना। क्यों है रेक्टेंगुलर, क्योंकि rxi और ryj के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री है। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये rxi कितना होगा और ये ryj कितना होगा। और फिलहाल अभी जो फिगर में है वो एंगल थीटा है, किससे, x से थीटा एंगल पर है, y से नहीं, x से है। तो चलो देखते हैं। इसके लिए आप ये O पॉइंट ये सपोज कर लेते हैं A और ये सपोज कर लेते हैं हम लोग B। तो आपको दिख रहा होगा इन राइट ट्रायंगल दैट इज OAB, और OAB में एक बार आप साइन लगा दीजिए, एक बार आप कॉस लगा दीजिए। तो चलिए OAB में एक बार हम कॉस थीटा लगाते हैं, B बाय H होता है ना। तो B बताओ कौन है, B बाय H, दैट मीन्स OB, है ना, डिवाइडेड बाय H यानी क्या, OA, वेक्टर OA। देयरफॉर बताओ OB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OA cos थीटा, ठीक है। और OB हमारा क्या है, RXI है ना, ये रहा RXI इज इक्वल टू OA हमारा क्या है, ये तो वेक्टर R है, R cos थीटा। तो बताओ RXI कितना हो गया हमारा, R cos थीटा। ये तो बड़ा नॉर्मल सा चीज है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये R cos थीटा हो जाएगा। और अगर हम ryj का बात करें तो हम लोग साइन फॉर्मूला लगा देते हैं, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, दैट इज BA। देखो BA बोलना है, ये भी नहीं, एरो सिंबल को हमको ध्यान में रखना है। BA डिवाइडेड बाय हम क्या बोलेंगे, OA, क्लियर है। और देयरफॉर BA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो हमारा रह जाएगा OA साइन थीटा। अब अगर हम ध्यान देंगे तो बताइए BA, आपको BA दिख रहा है, यही तो है RYJ इज इक्वल टू OA, ये हमारा क्या है R, और ये रहा हमारा क्या, साइन थीटा। तो आपको ध्यान रखना है RYJ जो हमने फाइंड किया है ये हमारा कितना हो जाएगा, R साइन थीटा। क्या हो जाएगा, R साइन थीटा। तो आपको ये कंपोनेंट वाला फॉर्मूला याद रखना है। आप कैसे याद रखेंगे, देखो जिससे एंगल बनता है, अभी x से बन रहा है ना, तो जिससे एंगल बनेगा उस पर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, cos कंपोनेंट जाएगा, r cos थीटा। और जिससे एंगल नहीं बन रहा है उस पर साइन कंपोनेंट जाएगा, यानी क्या, r साइन थीटा। तो बताइए, जैसे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और यहां पर कोई वेक्टर a है। तो बताओ a का कौन सा कंपोनेंट, अगर ये a जो है x थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस से, तो a का कौन सा कंपोनेंट x पर आएगा, cos वाला। तो आप क्या बोलेंगे, a cos थीटा। और a का कौन सा कंपोनेंट y पर जाएगा, sin वाला। तो आप क्या बोलेंगे, a sin थीटा। ध्यान रहेगा ना, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज देखना है कि एंगल किससे बन रहा है। चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये एक वेक्टर है b, और ये b वेक्टर जो है ये थीटा एंगल बना रहा है y एक्सिस से। तो बताओ b का कौन सा कंपोनेंट x पर आएगा। अभी हम तुरंत आपको बताएं, जिससे एंगल बनता है उस पर cos, जिससे नहीं दिख रहा एंगल नहीं बन रहा उस पर sin। तो b का sin आ जाएगा ना इस पर, x पर, तो क्या बोलेंगे हम, b sin थीटा। और इस पर क्या हो जाएगा बताइए, b cos थीटा। क्लियर है ना। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा x एक्सिस पर cos ही जाएगा और y एक्सिस पर sin ही आएगा। डिपेंड करता है कि ये जो आप एंगल थीटा शो कर रहे हैं ये कौन सा एक्सिस से बन रहा है। अगर x से बन रहा है तो x पर cos जाएगा और y पर क्या हो जाएगा, sin। अगर y से बन रहा है तो इस बार x पर क्या आएगा, sin, और y पर क्या आएगा, cos। बस
आप इतना ध्यान रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि हमारा वेक्टर 12th क्लास का फिजिक्स में वो काम आते रहता है। तो ये वेक्टर का बेसिक फॉर्मूला सब है। बाकी आप अगर डीप कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जो है कमेंट जरूर करें। और जो पढ़े हैं क्लास में, यहाँ पर हर एक चीज, हर एक टॉपिक की पढ़ाई हुई है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो नए हैं, जो जिनका छूट गया है वेक्टर का कॉन्सेप्ट 11th क्लास में, वो अपना यहाँ पर देख ले अच्छे से। ओके, चलिए, थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।